क्लास 8 का चैप्टर 7 हिस्ट्री का करते हैं। सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। एजुकेट करने का आइडिया ब्रिटिशर्स के दिमाग में कैसे आया? पहले तो वो एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह से भी चलाना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके टेरिटरी के बाद टेरिटरी वो लेते चले गए। अभी तक हम हिस्ट्री की बुक में पढ़ते आ रहे हैं। और उनके पास काफ़ी वास्ट एरिया जब हो गया था, तब इन्होंने सोचा कि ये जो यहाँ के नेटिव्स हैं, यहाँ के रहने वाले इंडियंस हैं, इनको किस तरह से एजुकेट किया जाए कि ये हमारे लिए कुछ यूज़फुल हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को देखा कैसे, कि यहाँ की एजुकेशन कैसी है। अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज़ थे। जैसे कि ट्रेडिशनल ओरिएंटलिज्म, विलियम जोन्स 1783 में इंडिया में आया। विलियम जोन्स ने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखा। पोइट्री, लिटरेचर, उसको बहुत कुछ मिला। पुराने ज़माने में साइंस कितना डेवलप कर गई थी इंडिया में। इंडिया का पास्ट काफ़ी ग्लोरियस है। यहाँ पे ऐसे ऐसे आर्यभट्ट जैसे जो एस्ट्रोनॉमी भी जानते थे, मैथमेटिशियन भी थे, और बारामेहर जैसे, बारामेहर को भी एस्ट्रोनॉमिकल बहुत नॉलेज थी, और सर्जरी तक करते थे। यहाँ पे सुश्रुत नाम के एक सेज थे। तो उसने इन सब को, एंशिएंट टेक्स्ट को इकट्ठा किया। जगह जगह से उसने कि कहीं मंदिरों में, कहीं पंडितों के पास वो किसी तरह से सेव्ड थी वो बुक्स, उनके बारे में पढ़ा, उनको ट्रांसलेट कराया, और ये एजुकेशन यूरोप में भी पहुंचाई। अरेबिक और हिंदी दोनों, संस्कृत दोनों की इसने पुराने एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े, उनको ट्रांसलेट कराया। ही वॉज अ लिंग्विस्ट, लैंग्वेज का एक्सपर्ट था। तो इसीलिए संस्कृत सीखी भी, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी, ट्रांसलेट करके सबको पहुंचाया, और ये माना कि इंडिया में यही तरह की एजुकेशन चलती रहनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सेटअप हुए ऐसे इंस्टीट्यूट, जैसे मदरसा सेटअप हुए कैलकाटा में, और हिंदू कॉलेज, बनारस का हिंदू कॉलेज जो सेटअप किया गया, कि वो संस्कृत पढ़ाने के लिए और अरेबिक पढ़ाने के लिए मदरसा सेटअप किया गया। विलियम जोन्स का ये कहना था, और इनके साथ में कोलब्रुक भी थे, और भी बहुत सारे थे जिन्होंने इनका समर्थन किया। लेकिन उसी टाइम पे कंपनी के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, इंडियन जो पढ़ाई कराई जा रही है वो काफ़ी नहीं है। उन्होंने कंपेयर किया वहाँ के यूरोप की पढ़ाई से, कि कुछ टेक्निकल पढ़ाई भी होनी चाहिए। यहाँ पे जो पढ़ाया जाता था, उनको लगा कि ये लिटरेचर भी पर्याप्त नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इनमें से विचार किसके थे? ये जेम्स मिल का कहना था कि ये ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट हैं। ईस्ट की मतलब एजुकेशन के अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं। उनका कहना था कि जो एक शेल्फ है यूरोपियन लिटरेचर की, वो कहीं ज़्यादा अच्छी है जितना यहाँ का लिटरेचर है, और अरेबिक और हिंदू सब मिला के लिटरेचर जितना है, उसके आगे एक शेल्फ जो है वो कहीं सुपीरियर है ब्रिटिश या यूरोपियन नॉलेज की। हालांकि था तो ये गलत ही। इंडियन एपिक्स, महाभारत, रामायण, इनका कहीं कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड में। बट स्टिल उनका कहना, उनके नज़र में ये लगा कि ये जो एजुकेशन यहाँ पे चल रही है वो सही नहीं चल रही है, एंड इट नीड्स टू बी चेंज्ड। मैक्वेले का एक यही विचारधारा थी। वो चाहते थे कि यहाँ, मैक्वेले का ही ये कथन है कि ये एक शेल्फ जो है बेटर है यहाँ के पूरे लिटरेचर के देखते हुए। इंग्लिश एजुकेशन इन्होंने कहा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि इंग्लिश की लिटरेचर वहाँ के लोग, ये इंडियन लोग पढ़ पाएँ, वहाँ का लिटरेचर समझ पाएँ और सीख पाएँ। एजुकेशन एक्ट एक पास किया गया 1835 में। इसके हिसाब से यहाँ पे इंग्लिश में एजुकेशन, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाई जानी चाहिए। एक और कहना था कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है एजुकेट करना यहाँ के लोगों को ब्रिटिश स्टाइल में या यूरोपियन स्टाइल में। एक एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं वुड्स डिस्पैच, वो यहाँ पे
बाहर से आया, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भेजा, वुड्स के नाम से आया था, तो वहीं ये डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच कहलाता है कि इंडिया में किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, वो सब उसने भेजा था। उसके हिसाब से अब क्या है, स्कूल्स में चेंजेस लाने थे, नए स्कूल सेटअप करने थे, एजुकेशन नए तरीके से चलानी थी। तो ये कैसे चलाई जाए, इसका पता लगाने के लिए जो लोकल स्कूल्स अभी तक इंडिया में चल रहे थे उनका क्या हुआ। तो पहले हम देखते हैं कि लोकल स्कूल थे किस टाइप के। लोकल स्कूल ऐसे थे कि कोई भी गुरु, जैसे गुरु हुआ करते थे, वो किसी टेम्पल में या अपने घर में या किसी पेड़ के नीचे कहीं भी क्लासरूम बना के बच्चों को पढ़ाया करते थे। कोई शार्प डिवीज़न नहीं हुआ करता था स्टैंडर्ड्स का। एक जैसे एज ग्रुप के बच्चों को बिठा के और वो नॉलेज दिया करते थे। होता क्या था कि जो अगर एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है वो एस्ट्रोनॉमी पे ज़्यादा स्ट्रेस दे पाता था, जो टीचर एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है वो ज्ञान देता था, मैथमेटिक्स में जो एक्सपर्ट है उसके पास जो आते थे वो मैथमेटिक्स का ज्ञान ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो इस तरह से गुरु के आधार पर, गुरुकुल के आधार पर ये शिक्षा चल रही थी। ये सूटेबल कैसे थी इंडिया के लिए? सूटेबल ऐसे थी कि इंडियन लोग, मोस्ट ऑफ देम वर पीजेंट्स, पीजेंट फैमिली के बच्चे पढ़ने अगर आते थे तो उनको छुट्टी चाहिए हार्वेस्ट टाइम पर, सोइंग टाइम पर, ताकि वो थोड़ा हेल्प करा सकें अपने फील्ड्स में। तो उनको उसी हिसाब से छुट्टी दे दिया करते थे। यानी स्कूल्स ऑफ उन दिनों हुआ करते थे जब हार्वेस्ट टाइम होता था या सोइंग टाइम होता था, जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती थी उनकी फील्ड्स में। और फ्लेक्सिबल, इस तरह से रूटीन फ्लेक्सिबल, सिलेबस जो मर्जी आ रही है वो पढ़ा रहे हैं। और लेकिन एजुकेशन हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा था, बट कंपैरिजन उसका अगर हम एंशिएंट इंडिया से करें तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम था। एंशिएंट पास्ट जो था इंडिया का वो बहुत ग्लोरियस था, लेकिन एजुकेशन अच्छी चल रही थी। और इस एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम से कम ये था कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज थी जो लिटरेट हो जाते थे, पढ़ना लिखना सीख जाते थे। एक लेवल तक पढ़ाई हर कोई कर पाता था। बच्चों को फ़ीस जो थी कोई ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्टली आपको फ़ीस ये देनी है। जो गरीब बच्चे होते थे उनसे गुरु कम फीस लिया करते थे, और जो रिच फैमिली के होते थे वो रिच फैमिली वाले ही गुरुकुल में अच्छे से दिया करते थे चीज़ें। और जितने, जैसे किसी का मिल्क का काम है तो उसके घर से मिल्क आ गया गुरु के लिए, किसी के लिए कुछ आ गया, तो कोई स्ट्रिक्टली नहीं था कि ये पढ़ना है तो इतने पैसे ही देने, फीस का कोई सिस्टम नहीं था। और ये सब पता किसने लगाया? ये जब शुरू कराया तो विलियम एडम ने इन चीज़ों को पता लगाया। उसने सारी सर्वे किया कि किस तरह के स्कूल चल रहे हैं। उनको पाठशाला बोलते थे, पाठशाला इस तरह की चलती थी। अब क्या करना था? चेंजेस लाने थे। इन पाठशालाओं की जगह इंग्लिश एजुकेशन शुरू करनी थी। उसे कैसे स्टार्ट किया जाए? तो इतने बड़े स्केल पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए इतने सारे स्कूल सेटअप एक साथ कर लेना कोई आसान काम नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर जो गुरु एग्जिस्ट करते थे, अपना स्कूल चला रहे थे, उन्हीं से ये बोला कि ये हमारा नया सिस्टम है, ये इसमें रेगुलर अटेंडेंस होनी है, रेगुलर टाइम टेबल है, फिक्स क्लासेस हैं और प्रमोट करने का सिस्टम है, और इंस्पेक्शन भी हुआ करेगा। जो इस तरह से स्कूल को चलाने के लिए तैयार है उसको वो ग्रांट्स दिया करते थे। ग्रांट्स मीन्स मनी से हेल्प दिया करते थे। कुछ गुरु इस बात को एग्री कर गए कि नए सिस्टम में रेगुलर अटेंडेंस और फीस, फिक्स सीट्स होती थी उनकी, इंस्पेक्शन होता था, उसके लिए वो तैयार हो गए। इंस्पेक्शन हुआ करता था उनके स्कूलों का और उनको ग्रांट्स मिला करती थी। कुछ गुरु इस बात पे रुके रहे कि उनका जो इंडियन सिस्टम, जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा, लेकिन क्योंकि उन्हें कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं मिल पा रही थी इसलिए वो सफल नहीं हो पाए ज़्यादा। धीरे धीरे यानी एजुकेशन सिस्टम में एक रूटीन आ गया, रूल्स एंड रूटीन्स। रूटीन मीन्स कि परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, अटेंडेंस ज़रूरी है। इस बात से क्या हुआ कि जितने पीजेंट के बच्चे स्कूल में आया करते थे,
रेगुलर फीस की वजह से और दूसरी चीज़ के सोइंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे उनको छुट्टियां नहीं मिला करती थी, और अटेंडेंस अगर उनकी नहीं लगती थी तो उनको बोला जाता था कि अटेंडेंस नहीं है, तो अधिकतर ड्रॉप आउट्स हो गए, स्कूल छोड़ के बहुत सारे चले गए। लिटरेसी रेट जो था कुल मिला के वो इसीलिए नीचे आया क्योंकि पीजेंट फैमिली के जितने बच्चे पढ़ा करते थे वो पहले सिस्टम उन्हें ज़्यादा सूट करता था एज कम्पेयर टू दिस न्यू सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रूटीन्स। अब द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं सोच रहे थे एजुकेशन के बारे में यहाँ के इंडियंस भी सोच रहे थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करी कि अब यहाँ पे और न्यू स्कूल्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए, एजुकेशन का और बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि इंडियंस जान चुके थे कि जितना हमें और एक्सपोजर मिलेगा बाहर के वर्ल्ड का, टेक्नोलॉजी सीखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तो उतना फ़ायदा रहेगा। बहुत सारे लोग इस सपोर्ट में थे कि इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए और टेक्निकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए स्कूल में। अब लेकिन इंग्लिश के लिए हर कोई इस तरह से राज़ी नहीं था। कुछ लोग उसके इंग्लिश के अगेंस्ट भी थे। वो चाहते थे कि जो यहाँ की अपनी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसके अंदर पढ़ाना चाहिए या इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। उनमें से एक थे महात्मा गांधी। उनका कहना था कि ये हमें एनस्लेव कर देगा ये सिस्टम। अगर हम एजुकेशन लेंगे इंग्लिश मीडियम में तो हमें अपनी जो डिग्निटी होती है, अपनी लैंग्वेज पे जो फ़क्र होता है वो ज़रा कम हो जाएगा। इंडियन लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि हम इन्फीरियर हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस। कहना उनका एक जगह सही था कि अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा ज़रूर देना चाहिए, लेकिन सबकी अपना अपना विचार है। इंग्लिश की एजुकेशन ने कुल मिला के अच्छा ही किया, क्योंकि इंग्लिश की लैंग्वेज की वजह से बाहर क्या हो रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो जानने के लिए लोग, बच्चे जो थे वो ट्रेनिंग लेते लेते उनको समझ आ गई। इसी में टैगोर का आइडिया आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका एजुकेशन के लिए आइडिया ये था कि एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जिससे बच्चे खुशी से लें। ऐसा ना हो कि बच्चे सोचें कि जैसे कोई बर्डन पड़ गया। अपने चाइल्डहुड में उन्होंने भी एक बर्डन सा महसूस किया था एजुकेशन को। उन्हें स्कूल में ऐसा लगता था कि जैसे कैद कर दिया गया। तो उनका आइडिया था कि एक खुला वातावरण मिलना चाहिए जहाँ नेचर के साथ भी बच्चे इंटरैक्ट कर सकें, नेचर देख सकें, एंजॉय कर सकें। म्यूज़िक, डांस एट्सेट्रा ये चीज़ें भी उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। जैसा आज सिस्टम चलता है कि एजुकेशन भी उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं, तो वो उससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये आइडिया थे रविन्द्रनाथ टैगोर के। इसीलिए उन्होंने एक स्कूल सेटअप किया था, उसका नाम था शांति निकेतन। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था। नेचर के पास बैठ के बच्चे आराम से नेचर को भी एंजॉय करते थे, साथ में उनको उनके हॉबीज़ जैसे म्यूज़िक, डांस एट्सेट्रा ये सब भी सिखाया जाता था। इसको करते हैं हम डिटेल में चैप्टर से। राइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, ये चैप्टर शुरू करते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। अभी तक हमने देखा कैसे हर एक के ऊपर, इंडिया में जो भी रह रहा था उसके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा था ब्रिटिश रूल का। अब इसमें हम कोई ये बात नहीं कर रहे हैं कि जहां तक हमारी फर्स्ट बुक खत्म हुई है तो उसके बाद का नेक्स्ट टाइम कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी बीच एजुकेशन के फील्ड में क्या हो रहा था, क्या ब्रिटिशर्स ने सोचा, क्या नए कदम लिए थे, क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, ये चैप्टर उसके बारे में। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन का जो ढंग था, वो कैसा चल रहा था ब्रिटिशर्स के पहले। In this chapter, we will try to understand what implication it had for the lives of students, कि क्या प्रभाव पड़ा स्टूडेंट्स की लाइफ पे। For the British in India wanted not only territorial conquest, क्योंकि ब्रिटिश सिर्फ टेरिटरीज जीतना नहीं चाहते थे एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, सिर्फ उनको टैक्सेस नहीं चाहिए थे। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, कि उनको एक कल्चर का मिशन मिल गया है। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, इंडिया के लोगों को उन्हें सिविलाइज करना है। चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज, जो उनके रीति रिवाज, जो उनकी
जिन चीज़ों को वो महत्व देते हैं उनको वो चेंज करना चाहते थे. व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड. अब वो चेंजेस क्या चाहते थे? हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड. इंडियंस को एजुकेट कैसे करना था, कैसे उन्हें सिविलाइज करना था. एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव वर गुड सब्जेक्ट्स. और उनको वो चेंज करके क्या बनाना चाहते थे कि उनके जैसे, क्योंकि वो राज्य कर रहे हैं तो अब इंडियंस उनके प्रजा है. सब्जेक्ट्स कहते हैं प्रजा को. तो गुड सब्जेक्ट्स बनाना चाहते थे वो एजुकेट करके. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चंस. अब ये क्वेश्चन कोई आसान तो है नहीं. दे कंटिन्यू टू डिबेट टू बी डिबेटेड फॉर मेनी डिकेड्स. कई दसियों साल तक इनके ऊपर डिबेट चली कि किस तरह से एजुकेशन यहाँ पे कोई चेंजेस लाने चाहिए. हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. एजुकेशन को ब्रिटिशर्स ने कैसे देखा. लेट्स लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड. उन्होंने क्या सोचा, क्या किया. एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन द लास्ट 200 years. जो आइडियाज थे एजुकेशन के, वो अभी हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसे लेते हैं कि हमें नहीं पता कि उनकी शुरुआत कहाँ हुई थी, जहां अंग्रेजों ने 200 साल पहले उनको कैसे हमारे लिए डिजाइन किया था. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी, इस इंक्वायरी के प्रोसेस में वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज. कैसे इंडियंस ने रिएक्ट किया ब्रिटिशर के आइडियाज को. एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड. और इंडियंस ने क्या सोचा कि किस तरह से इंडियंस को एजुकेट करना चाहिए ब्रिटिशर्स को, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सबसे पहले द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म मतलब जो पुराना तरीका चला आ रहा था उसके सपोर्ट में कुछ लोग थे. 1783 में अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कैलकाटा. कैलकाटा में वो आया. ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज इन सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि वो ब्रिटेन से आया ही इसलिए था क्योंकि उसको यहाँ का जूनियर जज बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में. दैट द कंपनी हैड सेट अप. कंपनी ने जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था उसका जज बन के आया था. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज अ लिंग्विस्ट. लिंग्विस्ट मीन्स लैंग्वेज एक्सपर्ट. तो वो एक्सपर्ट तो था लॉ का और साथ के साथ वो लैंग्वेजेस का भी एक्सपर्ट था. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक और लैटिन सीखी थी. न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश. फ्रेंच और इंग्लिश आती थी. पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड. एक फ्रेंड से अरेबिक सीख ली थी. एंड ऑल्सो हैड लर्न पर्शियन, यानी लैंग्वेजेस सीखना उसका शौक था. At Calcutta, he began spending many hours a day with pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language. तो वो पंडितों के साथ बैठता था जो उनको संस्कृत लैंग्वेज के ग्रामर और उसके रूल्स के बारे में सिखाते थे. एंड पोइट्री के बारे में भी. Soon he was studying ancient texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. और जल्दी ही एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो ये सब पे थे, फिलॉसफी पे, धार्मिक शास्त्र जितने थे, राजनीति के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर. मोरालिटी मीन्स जो अच्छी अपनी मॉरल वैल्यूज के ऊपर. अरिथमेटिक, मेडिसिन और जो दूसरी साइंसेस के बारे में एंशियंट टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल थे उनको रीड करना शुरू किया. जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वाज शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम. उस टाइम पे कैलकाटा में जितने ब्रिटिशर्स और रहते थे वो भी इस इंटरेस्ट को शेयर करते थे. यानी उनका भी ऐसा ही इंटरेस्ट था. वो भी इंटरेस्टेड थे जानने में कि इंडिया में एंशियंट लिटरेचर जो है उसमें क्या खासियत है. इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नथेनियल हैलहेड वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज. ये भी दोनों इसी विचारधारा के थे. वो भी ढूंढ रहे थे एंशियंट टेक्स्ट. मास्टरिंग इंग्लिश इंडियन लैंग्वेजेस. अब अगर किसी जगह की कल्चर को, वहाँ के लिटरेचर को समझना है तो पहले वहाँ की लैंग्वेज समझना जरूरी है. तो इंडियन लैंग्वेजेस समझ रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे संस्कृत एंड पर्शियन वर्क को इंग्लिश में. टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप एन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. सेम ही इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ मिलके जोन्स ने सेटअप करी एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की. एंड स्टार्टेड अ जर्नल, एक मैगजीन स्टार्ट करी कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस. जो वो रिसर्चेस करते थे उसके बारे में उसके अंदर वो देते थे. जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया. एक पर्टिकुलर उनका एटीट्यूड था इंडिया के टुवर्ड्स. दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स. पुराने कल्चर्स के ऊपर उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, सम्मान करते थे. बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, इंडिया का भी और वेस्ट का भी. इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट. उनके अकॉर्डिंग इंडियन सिविलाइजेशन ने अपनी ग्लोरी ली
पास्ट के समय में, जब पुराने समय में, बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, किसी कारण से धीरे धीरे वो डिक्लाइन कर गई थी वो ग्लोरी. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट. अब इंडिया को समझने के लिए जरूरी था डिस्कवर करना कुछ यहाँ के पवित्र ग्रंथ जो होते हैं, धार्मिक ग्रंथ या लीगल टेक्स्ट, लॉ से रिलेटेड टेक्स्ट जो लिखे हुए थे, दैट वर प्रोड्यूस्ड इन एंशिएंट पीरियड, जो एंशिएंट पीरियड में बनाए गए थे. अब जो पीरियड उनके लिए अच्छा है तो उस पीरियड में जो चीजें लिखी गई उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे. फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के क्या रियल आइडियाज थे, और यही टेक्स्ट जो थे ये ही उनके सामने खुल के ला सकते थे इन आइडियाज को और लॉज को. एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया, और इन्हीं को स्टडी करके आगे कुछ डेवलपमेंट हो सकता था इंडिया में. सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट. तो ये दोनों किस काम में लग गए? एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में पता लगाने के, ढूंढने, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग्स, उनका मीनिंग समझते थे, ट्रांसलेट करते थे उनको, एंड मेकिंग देयर ओन फाइंडिंग्स नोन टू अदर. और जो अपनी उनकी फाइंडिंग्स होती थी वो दूसरों को भी बताते थे. कैसे? किसी जर्नल के थ्रू ट्रांसलेट करके. दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर. उनके अकॉर्डिंग इससे क्या होता, ब्रिटिश जो हैं वो इंडियन कल्चर से कुछ नया सीखेंगे, बट इट वुड नया ही नहीं सीखेंगे, लेकिन और क्या फायदा मिलेगा, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज. इंडियंस को भी अपनी हेरिटेज के बारे में दोबारा से पता चलेगा, एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट. और जो ग्लोरीज उनकी लॉस्ट हो गई थी एक तरह से इस टाइम तक, उसको वो समझेंगे. इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर्स. और ब्रिटिश इस प्रोसेस के दौरान गार्जियंस बन जाएंगे, प्रोटेक्टर्स बन जाएंगे इंडिया के कल्चर के, और उसके मास्टर भी हो जाएंगे, उसको अच्छे से जान भी लेंगे. Influenced by such ideas, many company officials argued that British ought to promote Indian rather than Western learning. अब ये आइडियाज से इन्फ्लुएंस होकर कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल्स ने ये आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश को क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए इंडियन नॉलेज को, rather than Western learning, बजाय Western learning के. They felt that institution should be set up to encourage the study of ancient Indian text. कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए जो एनकरेज दें, बढ़ावा दें स्टडी को, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को, एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री. पर्शियन और संस्कृत लिटरेचर और पोएट्री पढ़ाई जाए यहाँ पे. द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदू एंड मुस्लिम ought to be taught what they were already familiar with. जिस चीज़ के साथ वो फेमिलियर है, जिस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझते आ रहे हैं सदियों से, काफ़ी समय से, उनको वही पढ़ने दिया जाए. एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, और जो उनके जिस चीज़ को वो मूल्य देते हैं, जिस चीज़ जो उनका खजाना है, वही चीज़ उनको पढ़ाई जाए. नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम. कोई नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है जो बिल्कुल उनके लिए नए हों. ओनली देन दे बिलीव्ड could the British hope to win a place in hearts of the natives. इन ओरिएंटलिस्ट्स के अकॉर्डिंग यही एक तरीका था कि वो जीत सकेंगे दिलों में जगह यहाँ के नेटिव्स के, यानी यहाँ के इंडियंस को ये लगेगा कि हमारे कल्चर को ये बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे एंशिएंट चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो पुश्तों से वो हमें पढ़ाई जा रही है, तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे. ओनली देन कुड द एलियन रूलर एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स. इसी कंडीशन में एलियन रूलर्स यानी बाहर के रूलर्स को रिस्पेक्ट मिल सकती है यहाँ के प्रजा से. विद दिस ऑब्जेक्ट एंड द व्यू मदरसा वाज सेट अप इन कैलकाटा इन 1781. यही चीज विचार में रख के मदरसा सेटअप किया गया 1781 में, ताकि प्रमोट हो सके स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ. अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेजेस को सिखाया जा सके मदरसा में, और इस्लामिक लॉ पढ़ाया जा सके. एंड द हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन बनारस इन 1791. 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज भी लगा दिया, शुरू करा दिया, टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, ताकि पुराने संस्कृत टेक्स्ट पढ़ाए जा सकें. दैट वुड बी यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और इसी से वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेटर रहेगा. अब एक ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है वॉरेन हेस्टिंग का, रिचर्ड वेस्ट में कॉट ने 1830 में, नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाटा. ये विक्टोरिया मेमोरियल जो बना हुआ है कैलकाटा में, उसमें देखने को मिलता है. इमेज रिप्रेजेंट्स हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ब्रिटिश पावर इन इंडिया.
ओरिएंटलिस्ट मतलब पुरानी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को ब्रिटिश पावर कैसी दिखती थी। यू विल नोटिस दैट मैजेस्टिक फिगर ऑफ हेस्टिंग्स, हेस्टिंग बीच में मैजेस्टिक फिगर में खड़ा है इसमें। एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट, वो बहुत अच्छा सपोर्टर है पुराने तरह की शिक्षा देने में, एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ाने में। इज प्लेस बिटवीन स्टैंडिंग द स्टैंडिंग फिगर ऑफ अ पंडित ऑन द साइड में एक पंडित दिखाया है। सीटेड मुंशी ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड मुंशी है जो राइटिंग वर्क कर रहा है। हेस्टिंग एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर्स टू टीच देम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। हेस्टिंग और दूसरे ओरिएंटलिस्ट जितने थे उन सबको चाहिए थे कि कुछ इंडियन विद्वान ऐसे मिले जो उनको सिखाएं पुरानी लैंग्वेजेस जो चली आ रही हैं, एंशिएंट लैंग्वेजेस। टेल देम अबाउट लोकल कस्टम एंड लॉ, वहाँ के कस्टम और लॉज क्या है वो बताएं ताकि उनको रूल करना आसान रहे। एंड हेल्प देम ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट एंशिएंट टेक्स्ट, एंशिएंट टेक्स्ट को समझने में और ट्रांसलेट करने में हेल्प करें। हेस्टिंग टुक इनिशिएटिव टू सेट अप द कैलकाटा मदरसा, हेस्टिंग ने इनिशिएटिव लिया था मदरसा कैलकाटा में सेटअप करने के लिए ताकि पर्शियन लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेज को बढ़ावा मिले। एंड बिलीव दैट एंशिएंट कस्टम्स ऑफ द कंट्री एंड ओरिएंटल लर्निंग ऑट टू बी द बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यही पुराने कस्टम्स को ये रिस्पेक्ट देंगे तभी इनके बेसिस बनेगा ब्रिटिश रूल का इंडिया में। लेकिन क्या था, ये कुछ लोगों के विचार थे, ओरिएंटलिस्ट के विचार थे। अब हम देखते हैं कि नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर दीज व्यूज, सब ऑफिशियल्स के ऐसे व्यू नहीं थे। मेनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट जो पुराना एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ाने को कह रहे थे उनके क्रिटिसिज्म में उनकी बुराइयां कमियां निकालने वाले भी बहुत थे। ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट, from the early 19th century many British officials began to criticize Orientalist vision of learning. 19th century के शुरुआत में ही बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कमियां निकालनी शुरू करी ओरिएंटलिस्ट विजन की। They said that knowledge of East was full of errors, कि ये ईस्ट की नॉलेज जो है उसके अंदर गलतियां बहुत हैं, अनसाइंटिफिक थॉट हैं। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, कि ये कोई सीरियस लिटरेचर नहीं है, बड़े लाइट हार्टेड ढंग से लिखा हुआ है। So they argued that it was wrong on the part of British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit languages and literature. इसलिए उनका कहना था कि ब्रिटिश को इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए ये पुरानी चीज़ें पढ़ाने के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए अरेबिक या संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा देना बिल्कुल सही नहीं है। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट को अटैक करने वाले में सबसे ज़्यादा मेजर जिनका नाम आता है उनमें से एक जेम्स मिल है। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया ब्रिटिश एफर्ट जो ये रहेगा पढ़ाई यहाँ पे कराने का, शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड, हमें वो नहीं पढ़ाना चाहिए जो यहाँ के नेटिव्स चाहते हैं, और व्हाट दे रिस्पेक्टेड, या जो रिस्पेक्ट करते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है। इन ऑर्डर टू प्लीज देम, कहीं हम उन्हें खुश नहीं करना, हम खुश करने के लिए अगर इनको ये चीज़ें पढ़ाएं तो सही नहीं है। एंड विन द प्लेस इन देयर हार्ट, यानी कि लोगों को इस एम से कि उनके हार्ट में जगह मिल जाए हमें, उस वजह से हम अगर ये पुरानी चीज़ें पढ़ाएं तो ये उनके लिए सही नहीं है। द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टू टीच व्हाट इज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि वो चीज़ पढ़ाई जाए जो यूजफुल है, जो प्रैक्टिकल है। सो इंडियंस शुड बी मेड फेमिलियर विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस, इसलिए इंडियंस को अवगत कराना चाहिए, बताना चाहिए साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस जो वेस्ट ने अभी तक करी हैं, रादर देन विद द पोएट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ ओरिएंट, कि वो हम अगर सेक्रेड लिटरेचर पवित्र ग्रंथ पढ़ाते रहें, पोएट्री पढ़ाते रहें तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाय द 1830s द अटैक ऑन ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर, ओरिएंटलिस्ट के ऊपर जो ये अटैक होते थे वो और ज़्यादा होने शुरू हुए, यानी उनकी विचारधारा के ऊपर। One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay, और सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन मतलब जिसने बहुत ज़्यादा कुछ बोला, जो इन्फ्लुएंस किया इन क्रिटिक्स को इस टाइम में, वो था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ही सॉ इंडिया एज अनसिविलाइज्ड कंट्री, अकॉर्डिंग टू हिम एक इंडिया जो थी अनसिविलाइज्ड कंट्री थी एंड दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, उसको सिविलाइज करने की जरूरत है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न लैंग्वेज नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड, उसके अकॉर्डिंग ईस्टर्न लैंग्वेज ने कुछ ऐसा मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है ईस्टर्न लैंग्वेज का नॉलेज का उसके साथ जो इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया, यानी इंग्लैंड ने जो लिटरेचर, जो
चीज़ें प्रोड्यूस कर रखी हैं, जो टेक्स्ट हैं उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है ईस्ट की इन चीज़ों का। Who could deny? Declared Macaulay. Macaulay ने ये डिक्लेयर किया कि कौन मना कर सकता है that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India. कि एक सिंगल शेल्फ अच्छी सी यूरोपियन लाइब्रेरी की पूरे नेटिव जो इंडिया का नेटिव लिटरेचर है या अरेबिया का है उससे कहीं ज़्यादा महत्व रखती है। देखा जाए अपने आप में स्टेटमेंट बहुत गलत है, लेकिन उस टाइम पे इसको बहुत बढ़ावा मिला था कि इंडिया का इतना रिच कल्चर, रिच लिटरेचर, उसको वो समझ नहीं आ रहा था, उसके सामने उसे अपना वेस्ट का लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था कि एक शेल्फ भी जो है वो पूरे के पूरे इंडियन लिटरेचर, इंडियन और अरेबिया के लिटरेचर से कहीं ज़्यादा बेटर है। He argued that British government in India stopped wasting public money in promoting Oriental learning. उन्होंने कहा गवर्नमेंट को बिल्कुल पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए इस ओरिएंटल लर्निंग पे, और इट वाज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज, क्योंकि प्रैक्टिकल यूज तो है नहीं इसका। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत भावना के साथ, मैकॉले एम्फसाइज द नीड ऑफ टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान दिया उसने जोर दिया कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर। इससे क्या होगा, इंडियंस जो है बहुत अच्छे लिटरेचर जो वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किया है उसको पढ़ पाएंगे अगर उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी, और इंडियंस को इससे ये भी पता चलेगा जो डेवलपमेंट्स हुए हैं साइंस और फिलॉसफी के क्षेत्र में वेस्ट में, उसके बारे में भी इंडियंस को पता चलेगा अगर हम उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। अब इंग्लिश पढ़ाना एक तरह से लोगों को सिविलाइज करना होगा, सभ्य बनाना होगा। चेंजिंग देयर टेस्ट, उनका टेस्ट चेंज होगा, वैल्यूज के वो किस चीज़ को महत्व देते हैं वो चेंज होगा, उनका कल्चर चेंज होगा। फॉलोइंग मैकॉलेस मिनट, मिनट होता है मतलब जैसे कोई अपने पूरी मीटिंग के बाद वो लिखता है कंक्लूजन्स, तो वो मिनट कहलाता है। तो मैकॉले का मिनट जो था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या कहा था कि इंग्लिश को मीडियम बनाया जाएगा इंस्ट्रक्शन का हायर एजुकेशन के लिए, एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक कैलकाटा मद्रासा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और ये जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है इनको सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सीन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस, क्योंकि ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, एक तरह से अंधकार में रखने वाली चीजें हैं। दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके, खुद ही वो बहुत जैसे पुरानी सी चीज हो रही है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगैन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। अब इंग्लिश में टेक्स्ट बुक बननी शुरू हो गई स्कूल्स के लिए। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, एक ये और विचारधारा थी। 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू गवर्नर जनरल इन इंडिया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा, यानी भेजा कि क्या पॉलिसी रहेगी, गवर्नर जनरल को भेजी। इश्यू किसने किया? चार्ल्स वुड ने, उसी के नाम पे इसका नाम है वुड्स डिस्पैच। द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी, ये चार्ल्स वुड जो था प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी का। इट हैज कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच, इसलिए इसका नाम कहलाता है वुड्स डिस्पैच। डिस्पैच मीन्स जो चीज भेजी गई और वुड्स ने भेजी थी, इसलिए वुड्स डिस्पैच इसका नाम रखा गया। ये डिस्पैच था क्या? आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। इसमें पॉलिसी पे ध्यान दिया गया था, पॉलिसी डिजाइन की गई थी कि क्या पॉलिसी फॉलो होगी इंडिया में पढ़ाई की। इट एम्फसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। फिर इसका जोर किस पे था कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं यूरोपियन लर्निंग के, एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। ओरिएंटल नॉलेज का ये अपोज ही करती थी। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक। ये जो वुड्स डिस्पैच आया था उसका एक प्रैक्टिकल यूज क्या था कि इकोनॉमिक रहेगी, यानी इकोनॉमी के लिए बेटर रहेगा ये जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यूरोपियंस लर्निंग, इट सेड अकॉर्डिंग टू दिस यूरोपियन लर्निंग would enable Indians to recognize the advantages and that flow from the expansion of trade and commerce,
कि इंडियंस को समझ आएगा कि क्या फ़ायदे निकलेंगे अगर ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाए, एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और उनको ये भी पता चलेगा कि अगर डेवलप किए जाए रिसोर्सेज कंट्री के तो क्या क्या फ़ायदे रहेंगे। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, और उनको इंट्रोड्यूस किया जाए नई तरीके की यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ में। वेज ऑफ लाइफ जो यूरोपियंस की है वो इंट्रोड्यूस कराई जाए इंडियंस को। इंडियंस अगर उनके स्टाइल से पढ़ेंगे तो वो उन्हीं के तरीके सीखेंगे। दैट वुड चेंज देयर टेस्ट, और उनका टेस्ट चेंज होगा, उनकी इच्छाएं बदलेंगी, डिजायर्स बदलेंगी, एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, और ब्रिटिश गुड्स की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी। अगर वो ब्रिटिशर्स की नॉलेज को रिस्पेक्ट देंगे तो क्या होगा, वो ब्रिटिशर्स को ही भी रिस्पेक्ट देना एक तरह से शुरू कर देंगे, उनके टेस्ट और उनके डिजायर्स को पसंद करेंगे और फॉलो करना चाहेंगे, और जिससे ब्रिटिशर्स को क्या फायदा रहेगा कि उनका सामान यहाँ पे बिक पाएगा। For Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. और ब्रिटिश स्टाइल में पढ़ाई होगी तो इंडियंस क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करेंगे और चीज़ें खरीदेंगे जो भी यूरोप में प्रोड्यूस होती हैं। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. वुड्स डिस्पैच ने ये भी लिखा कि इससे मॉरल कैरेक्टर इंडियंस का ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, इससे ये सच्चाई वाले और ऑनेस्ट बन पाएंगे, एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड। इससे कंपनी को सिविल सर्वेंट्स भी मिलेंगे जो जिन पे विश्वास किया जा सके और जिनके ऊपर डिपेंड किया जा सके। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, लिटरेचर जो है ईस्ट का वो गलतियों से भरा हुआ ही नहीं है। इट कुड ऑल्सो इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क। अब इससे क्या होगा नई पॉलिसी से कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट टू वर्क भी आएगा, एंड नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स ऑफ रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनका मानना था कि लोगों में जो ये कमिटमेंट टू वर्क और ड्यूटी की सेंस इसलिए आएगा क्योंकि लिटरेचर जो ईस्ट का है वो भरा हुआ है ग्रेव एरर से, और वो किसी भी तरह से लोगों में सेंस ऑफ ड्यूटी या कमिटमेंट टू वर्क, काम करने के जो कमिटमेंट होती है वो नहीं ला सकता, अपना ड्यूटीज़ क्या हैं वो दिमाग में नहीं ला सकता, और ना ही वो कोई स्किल्स डेवलप कर सकता जो एडमिनिस्ट्रेशन को जिसकी ज़रूरत है। हालांकि बीइंग अ इंडियन आप बड़े ध्यान से सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। इंडियन लिटरेचर इस प्रकार का था जो मॉरल वैल्यूज़ को सच में बहुत बढ़ा देता है, ट्रूथफुल और ट्रस्ट वर्दी बना सकता है, और लोगों के अंदर कमिटमेंट टू वर्क और ड्यूटी की सेंस भी इंडियन एंशिएंट कल्चर जगा सकता था। जबकि यूरोपियंस का ये इनका सोचना ये उल्टा था कि इंडियंस की अपनी जो लिटरेचर है वो भरी हुई है ग्रेव एरर से, और वो लोगों के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट टू वर्क नहीं ला सकती, और ना ही उनके स्किल्स को डेवलप कर सकती कि वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में कुछ हेल्प कर सकें। खैर उनके विचार। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, अब 1854 में जो डिस्पैच भेजा गया, सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे मेजर्स दिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग टू एजुकेशन, और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए ताकि कंट्रोल बना सकें वो सारे मैटर्स जो भी रिगार्डिंग हो, एजुकेशन से रिगार्डिंग हो। Steps were taken to establish a system of university education. यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम एक बनाया गया, तो उसके लिए स्टेप्स लिए गए। 1857 में while the sepoys ruled in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. जब 1857 में रिवोल्ट चल रहा था उसी टाइम पे एस्टैब्लिश हो रहे थे कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में ये यूनिवर्सिटीज। Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. और कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में भी सिस्टम चेंज किया जाए, ना सिर्फ इतना कि बहुत हायर लेवल पे, बल्कि स्कूल से ही उस सिस्टम को शुरू किया जाए। आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन का जो सिस्टम था वो क्रिटिसाइज किया था क्रिश्चियन मिशनरीज ने। इंडिया में मिशनरी कौन होते थे? जो चर्च और जीसस क्राइस्ट, ये क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे प्रोपोगंडा करने आते थे, प्रोपोगेट करने आते थे उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे वो क्रिश्चियनिटी में।
The missionaries felt that education should attempt to improve the moral character of people. उनके अकॉर्डिंग moral character सुधारना चाहिए and morality could be improved only through Christian education. और Christian education के थ्रू ही morality आ सकती है. Again being an Indian, आप सोच सकते हैं कि ये thought कोई अच्छा नहीं है, but still missionaries का जो काम होता है Christianity में convert करना, उसके लिए उन्हें वो बताना जरूरी है कि हम ज्यादा better हैं. Until 1813, the East India Company was opposed to missionary. 1813 में तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरीज की एक्टिविटीज के अगेंस्ट थी, इट feared that missionary activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India. क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मिशनरी अपना प्रचार करेंगी तो लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स के ऊपर यानी कंपनी के लोगों के ऊपर भी शक करने लगेंगे. अनेबल टू कि ये हमारा कल्चर चेंज करके हमारा रिलीजन चेंज करना चाहते हैं, हमारा कल्चर चेंज करना चाहते हैं, इस तरह के सेंस आएगा लोगों के अंदर ये मिशनरीज के एक्शन की वजह से. अनेबल टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज. अब ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज में इंस्टीट्यूशन नहीं लगा पाए. द मिशनरी सेटअप मिशन एट सेमापुर इन द एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ चल रही थी सेमापुर में, वहाँ उन्होंने ये सेटअप किया. A printing press was set up in 1800s. 1800s में एक printing press सेटअप करी and college established in 1818. 1818 में missionaries ने अपना college establish किया. Over the 19th century, missionary schools were set up all over India. Missionary schools start हो गए पूरे इंडिया में. After 1857, however, British government in India was reluctant to directly support missionary education. अब 1857 में जब revolt हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने वो ये नहीं चाहती थी कि वो सपोर्ट करे मिशनरी एजुकेशन को, क्योंकि लोग इसको अपने कल्चर के अगेंस्ट समझते थे मिशनरीज को. मिशनरीज की वजह से ब्रिटिशर्स के प्रति उनको एक हेट्रेड आ सकती थी. देयर वाज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स एंड रिलीजियस आइडिया माइट एनरेज नेटिव ओपिनियन. यही डर था कि मिशनरी जो हैं वो रिलीजियस बिलीफ्स, आइडियाज या प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, इनके अगेंस्ट कुछ भी बात करेंगे तो इससे नेटिव्स जो हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, वो अगेंस्ट हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के. नाउ अब ये नई पॉलिसी जब ला रहे थे तो व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स. जो लोकल स्कूल अभी तक चले आ रहे थे उनके साथ क्या हुआ. डू यू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्रीवियस टाइम्स, प्री ब्रिटिश टाइम्स. प्री ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे पढ़ाई कैसी चलती थी. हैव यू एवर वंडर्ड whether they went to schools, क्या वो स्कूल जाया करते थे, and if there were schools, what happened to these under British rule. और अगर स्कूल होते थे तो ब्रिटिश रूल जब आया तो इन स्कूल्स का क्या हुआ. द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम से एक रिपोर्ट बनवाई गई कि यहाँ का एक सर्वे किया विलियम एडम ने कि किस तरह के स्कूल्स हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है. क्योंकि अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हो, ब्रिटिशर्स अगर चेंजेस लाना चाहते थे तो पहले उन्हें समझना जरूरी है कि अभी तक कैसा चला आ रहा है पढ़ाई का सिस्टम. इन 1830s विलियम एडम, अ स्कॉटिश मिशनरी, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, मिशनरी था विलियम एडम, उसने टूर किया द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार. बंगाल और बिहार में गया वो, एंड ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स. वर्नाकुलर मतलब जो पुराने तरीके से चले आ रहे हैं स्कूल्स, उनमें एजुकेशन देने का क्या तरीका है, क्या प्रोग्रेस चल रही है. द रिपोर्ट ऑफ एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग. जो रिपोर्ट एडम ने प्रोड्यूस करी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी. उसने रिपोर्ट क्या दी. एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बिहार एंड बंगाल. बिहार बंगाल में 1 लाख से ज्यादा पाठशालास हैं. ये पाठशाला वो छोटे छोटे स्कूल्स होते थे जो गुरु चलाते थे. These were small institution with no more than 20 students each. छोटे इंस्टीट्यूशन 20 स्टूडेंट्स होते थे. But the total number of children being taught in these पाठशाला were considerably over 20 lakh. ऐसी पाठशालाएं क्योंकि नंबर में ज्यादा थी, इसलिए जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे उनका नंबर जो था वो 20 लाख से भी ज्यादा था. These institutions were set up by wealthy people. अब वेल्दी पीपल इन इंस्टीट्यूशन को सेट करते थे और लोकल कम्युनिटी या वहीं की कम्युनिटी सेट कर लेती थी. एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर. कभी कभी एक टीचर खुद ही अपना एक स्कूल शुरू कर लेते थे. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल. एजुकेशन का सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल था, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे. फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम. कुछ चीजें जो आज हम स्कूल के साथ जुड़ी पाते हैं वो थी उस टाइम पे पाठशाला में.
देयर वर नो फिक्स्ड फी, फीस कोई फिक्स नहीं थी. नो प्रिंटेड बुक्स, ना प्रिंटेड बुक्स थी. नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर्स. ये सारी चीजें नहीं थी. नो एनुअल एग्जामिनेशन भी नहीं होते थे. एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था. इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर बैनियन ट्री, कहीं कहीं पे तो सिर्फ एक बैनियन ट्री के नीचे ही क्लास लग जाती थी. इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ विलेज, शॉप और टेम्पल, कहीं विलेज के कॉर्नर में, शॉप में, किसी टेम्पल में यहाँ क्लासेस लगती थी. और एट गुरुज होम, जो गुरु अब इंडिविजुअली अपना एक चलाते थे, उनके घर पे भी लगती थी. फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स की जो इनकम होती थी उसके ऊपर फीस डिपेंड करती थी. द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, रिच से ज्यादा फीस लिया करते थे एज कम्पेयर टू पुअर. टीचिंग वॉज ओरल, अधिकतर ओरल टीचिंग थी. याद करना, मेमोराइज करना वो ज्यादा हुआ करता था. एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, गुरु ही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है. इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को क्या क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग वो उनको पढ़ाया करते थे. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में वो क्लासिफाइड नहीं थे इस तरह से कि एक एक ईयर की एक क्लास हो. ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सब इकट्ठे बैठते थे. द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, अलग अलग लेवल्स ऑफ लर्निंग पे पहुंचे हुए स्टूडेंट्स को एक साथ लेके गुरु बैठा करते थे और उनको उस हिसाब से एजुकेट किया करते थे. एडम डिस्कवर्ड दैट फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, एडम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी दिया कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था वो लोकल नीड्स के लिए बहुत अच्छा था. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखें तो क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स. हार्वेस्ट टाइम पे जब गांव के बच्चे अपने फील्ड्स में काम कराने में हेल्प कराते हैं, उस टाइम पे क्लासेस नहीं हुआ करती थी. द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, क्रॉप्स जब कट जाती थी, स्टोर कर दी जाती थी, उसके बाद जब फ्री हो जाते थे तो फिर पाठशाला शुरू हो जाती थी. दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिली कुड स्टडी, इससे पीजेंट फैमिली के बच्चे भी पढ़ पाते थे. लेकिन अब जो चेंजेस आए उससे न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स क्या आए. अप टू मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वाज कंसर्न्ड प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन. शुरू में तो कंपनी ने सिर्फ इस पे ध्यान दिया कि हायर एजुकेशन कैसी रखनी है. सो इट अलाउड लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, इसलिए पाठशाला जैसी चल रही थी वैसी ही चलने दी गई थी, उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया था. बट आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन चली आ रही है उसको भी उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी. इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, और इन्हें पता था ये कैसे होगा अगर वो इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम के अंदर ऑर्डर. इम्पोजिंग रूटीन्स लगा के, रूल्स लगा के और रेगुलर इंस्पेक्शंस के साथ. अब ये कैसे होना था. व्हाट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक, कौन कौन से तरीके उन्होंने अपनाए. इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, गवर्नमेंट पंडित लगाए उन्होंने, अपॉइंट किए, मतलब जैसे जॉब दी जाती है उस तरह पंडित्स को दी गई. ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स, उनका काम क्या होता था 4-5 स्कूल्स को देखना, उनका इंस्पेक्ट करना. द टास्क ऑफ पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. उनका काम होता था कि वो पाठशाला में जाएं और स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को सुधारें. ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल. हर गुरु से कहा गया कि पीरियोडिक रिपोर्ट्स दी जाए और क्लासेस को रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से लिए जाए. टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन. नया सिस्टम क्या आया, टेक्स्ट बुक से पढ़ाना है ताकि एक पर्टिकुलर सिलेबस हो जो फॉलो करे चाहे कोई सा भी गुरु पढ़ाए, और लर्निंग को टेस्ट करना है कैसे, एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू. Students were asked to pay regular fees, attend regular classes, sit on fixed seat and obey the new rules and discipline. Regular fees देनी है, classes attend करनी है, fixed seat है और नए rules और discipline को पालन करना है. पाठशालास which accepted the new rules were supported through government grants. जिन पाठशालाओं ने ये नए तरीके अपना लिए उनको तो गवर्नमेंट से पैसे की हेल्प मिलती थी. Those who were unwilling to work within the new system, कुछ ऐसे गुरु भी थे जो नए सिस्टम में नहीं चाहते थे पढ़ाना, उनको दे रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट, उन्हें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी. ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलर पाठशालास. जल्दी ही कुछ समय बाद उनको पता चला
कि ये इंडिपेंडेंस जो उन्होंने ली है वो उसकी वजह से मतलब उनको कंपटीशन में आना मुश्किल हो रहा है उन स्कूल्स के साथ, उन इंस्टीट्यूशंस के साथ जो गवर्नमेंट से हेल्प पा रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड हैं या रेगुलर पाठशाला जो हैं उनके साथ कंपटीशन में वो कहीं पीछे रह रहे हैं। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड नो कॉन्सिक्वेंस। न्यू रूल्स और रूटीन जो थे उनका अनदर कॉन्सिक्वेंस भी थे और नए कॉन्सिक्वेंस भी थे। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशाला। अब ये जो नए रूल आए थे उनका एक और प्रभाव था, वो ये था कि जो पुअर पीजेंट फैमिली से पाठशाला में लोग बच्चे आ जाया करते थे, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होता था, उन्हें हार्वेस्ट के टाइम पे छुट्टी मिल जाया करती थी। द डिसिप्लिन ऑफ न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, और जो नया सिस्टम आया था उसके हिसाब से रेगुलर अटेंडेंस चाहिए इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, चाहे हार्वेस्ट टाइम हो तब भी। व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन फील्ड्स, जब पुअर फैमिली के बच्चे तो जिस टाइम पे काम कर रहे होते थे फील्ड्स में, उस टाइम पे भी उनकी अटेंडेंस चाहिए। इनएबिलिटी टू अटेंड द स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन, और जो भी स्कूल अटेंड नहीं कर पाता था उसे इनडिसिप्लिन माना जाता था एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, और ये एक माना जाता था कि उनकी इच्छा नहीं है कुछ नया सीखने की। इस वजह से क्या हुआ था, जो एजुकेशन, जो लिटरेसी रेट था वो बहुत तेजी से नीचे आया था। रीजन ये था कि जिस टाइम गुरुज वगैरह के साथ पढ़ते थे वो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के वो उनका सूट करते थे, क्योंकि उनको हार्वेस्ट के टाइम पे जैसे छुट्टी मिल गई तो उन्होंने काम भी करा लिया, फिर आके स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब ये जो सिस्टम था रेगुलर फीस, रेगुलर अटेंडेंस, इसको वो मतलब इसके साथ वो कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से बहुत सारे ड्रॉप आउट्स रहे, बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकल गए। द एजेंडा ऑफ फॉर आवर नेशनल एजुकेशन। अब इसमें इंडियंस का क्या विचार था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। सिर्फ ब्रिटिश लोग ही नहीं सोच रहे थे एजुकेशन के बारे में इंडिया की। फ्रॉम द अर्ली 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk the need of for a wider spread of education. बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बात करने लगे कि किस तरह से ज़्यादा स्प्रेड हो सके एजुकेशन। इम्प्रेस विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, यूरोप में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे इम्प्रेस हुए वो। सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न कल्चर वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। कुछ लोगों ने ये फील किया कि इंडियंस ने कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो मॉडर्नाइज करेगी इंडिया को, और एक हद तक ये बात सही भी थी। अगर इंग्लिश लैंग्वेज जानते, अगर नई टेक्नोलॉजी को जानते तो आगे ही बढ़ेंगे। दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। उन्होंने रिक्वेस्ट करी ब्रिटिशर्स से कि और स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोली जाएं एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए एजुकेशन पे। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम इसके इन एफर्ट्स के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में। देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट बात करी। महात्मा गांधी एंड रवीन्द्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स। ये दो ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने थोड़ा सा वेस्टर्न एजुकेशन में प्रॉब्लम भी पाई। लेट्स लुक एट व्हाट दिस हैड टू से। क्या कहना था उनको? इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। एनस्लेव करना मतलब स्लेव बनाना, मतलब जैसे दास बना देना। Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. कि एक कॉलोनियल एजुकेशन जो है उससे थोड़ा इंडियन के माइंड में ये आ जाएगा कि हम इंफीरियर हैं और इनके ज़्यादा जो हम फॉलो कर रहे हैं ये सुप्रीम है, हमसे सुपीरियर है। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर समझने लगेंगे एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। और अपनी कल्चर में जो उनका एक गर्व महसूस करने की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। देयर वाज अ पॉइजन इन दिस एजुकेशन, सेड महात्मा गांधी। एक पॉइजन है, एक टाइप ऑफ इस एजुकेशन में। इट वाज सिंफुल, गलत है ये। इट एनस्लेव्ड इंडियंस, इंडियंस को इसने स्लेव बना दिया। इट कास्ट एन इवन स्पेल ऑन देम, एक ईवल स्पेल जैसे होता है ना, कोई बुरी चीज इंडियंस के ऊपर चला दी। चार्म बाय वेस्ट, वेस्ट ने जो एक बुरा मंत्र छोड़ दिया जैसे इंडियंस के ऊपर। Appreciating everything that came from West, कि ये अप्रिशिएट कर रहे हैं हर चीज जो वेस्ट से आती है। Indians educated in these institutions began admiring British rule. Indians educated लोग भी जो थे उन्होंने शुरू कर दिया था एडमायर करना ब्रिटिश रूल को। महात्मा गांधी wanted an education
that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. जबकि महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडियन जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो इंडियंस को वापस लाए उनके सेंस ऑफ डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को. During the national movement, he urged students to leave education institution in order to show to the British and Indians that Indians were no longer willing to be enslaved. और उन्होंने जो एक रिक्वेस्ट की थी स्टूडेंट से कि वो इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें, ये शो करने के लिए कि अब इंडियंस बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो एंस्लेव्ड फील करें ब्रिटिशर्स के द्वारा. महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग. वो ये चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेजेस ही मीडियम ऑफ टीचिंग होनी चाहिए. एजुकेशन इन इंडिया इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस. इसने उनको इंडियंस का माइंड को क्रिपल कर दिया, परेशान कर दिया है, उनको पीछे छोड़ दिया है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी उनकी कम कर दिया है. डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग. अपनी सामाजिक सराउंडिंग से वो दूर हो गए, अपनी लैंग्वेज से दूर होके. एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड्स. अपनी ही जमीन पर वो जैसे स्ट्रेंजर्स बन गए. स्पीकिंग ए फॉरेन टंग, डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस. फॉरेन टंग सीख बोलते हैं जो और लोकल कल्चर को नहीं जानते. इंग्लिश एजुकेशन जिन लोगों ने ली हुई है वो नहीं जानते कि उन्हें मासेस से कैसे जुड़ना है. मासेस यहाँ पे जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं या जो लोकल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं उनके साथ कैसे जुड़ना है. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज. वेस्टर्न एजुकेशन जो थी वो फोकस करती है रीडिंग पे और राइटिंग पे, जबकि इंडियन किस पे करती थी, ओरल नॉलेज पे. इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रादर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. ब्रिटिशर की जो वेस्टर्न नॉलेज थी वो वैल्यू करती थी टेक्स्ट बुक्स को, बजाय जो खुद के लिए हुए एक्सपीरियंसेस होते थे या प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी उसके. He argued that education ought to develop person's mind and soul. उनके हिसाब से एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी पर्सन के माइंड और सोल को डेवलप करे. लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट. लिटरेसी जो सिर्फ लिखना पढ़ना सीखना है बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. एजुकेशन वो नहीं है कि बस लिखना पढ़ना आ जाए. पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स. हाथ से काम करना आना चाहिए. लर्न अ क्राफ्ट. क्राफ्ट कोई सीखें. नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड. किस तरह से कौन सी मशीन चलाई जाती है वो सीखें. दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. इससे उनका माइंड और कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड डेवलप होगी. द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड. और इस तरह से एक राष्ट्रवादी सेंटिमेंट फिर से शुरू हुआ लोगों में. अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगैन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन. दूसरे थिंकर्स भी सोचने लगे एक नया सिस्टम आना चाहिए नेशनल एजुकेशन का, विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय ब्रिटिश. और जो इससे काफ़ी डिफरेंट हो जो सेटअप किया है ब्रिटिशर्स ने. टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस. टैगोर का आइडिया अब एजुकेशन के बारे में. मेनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन. शांति निकेतन के बारे में सुना होगा. डू यू नो व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड बाय हुम. किसने एस्टैब्लिश किया और क्यों एस्टैब्लिश किया. रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था 1901 में. क्योंकि एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. खुद स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं था. ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव. बहुत सफोकेटिंग और दबाव डालने वाला लगता था. द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन. उनको लगता था स्कूल है जैसे प्रिजन है, जैसे किसी कैद में आ गए. फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग. क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे. सो व्हाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे. सब बच्चे जब सुन रहे होते थे टीचर की बात, उस टाइम उनका खुद का दिमाग इधर उधर हो जाया करता था. The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's idea of education. अब जो उनके स्कूल डेज थे कैलकाटा में उससे शेप मिली टैगोर के आइडिया ऑफ एजुकेशन को. ऑन ग्रोइंग अप, बड़े होके ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी. एक ऐसी जगह होनी चाहिए स्कूल उनके हिसाब से जहाँ पे बच्चे खुश रहें. वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव. फ्री हो, जहाँ पे क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी को मौका मिले डेवलप होने का. वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर्स. जहाँ पे अपने उन थॉट्स और डिजायर्स के बारे में वो नई चीजें जान सके. टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग. ऐसा टाइम होना चाहिए बचपन जिसमें सेल्फ लर्निंग हो, आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय ब्रिटिश. और जो ये स्कूलिंग सिस्टम ब्रिटिश ने
किया है रिस्ट्रिक्शन लगा के, डिसिप्लिन लगा के, उससे अलग होना चाहिए। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, चाइल्ड को जो समझ सकें, एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, और चाइल्ड के अंदर क्यूरियोसिटी आए, इस तरह से वो डेवलप कर पाए। अकॉर्डिंग टू टैगोर, द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे टैगोर के अकॉर्डिंग वो नेचुरल डिजायर को खत्म कर देते हैं। बस एक टेक्स्ट बुक में से करना, लर्न कर लेना, उसे एनुअल एग्जाम में लिखाना, वो उसकी क्रिएटिविटी को या सेंस ऑफ वंडर, किसी चीज पे हैरानी करना, किसी नई चीज को देखना, वो आइडियाज को खत्म कर देते हैं। टैगोर वाज अ व्यू ऑफ क्रिएटिंग लर्निंग शुड बी एनकरेज ओनली विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। सबसे बड़ी बात क्रिएटिव लर्निंग पे ध्यान देते थे, वो चाहते थे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाई हो। सो ही चोज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा, इसलिए शहर की हड़बड़ी से दूर 100 किलोमीटर दूर शांति की जगह पर उन्होंने शांति निकेतन बनाया अपना स्कूल, रूरल सेटिंग में जहाँ गांव की सराउंडिंग्स थी। ही सॉ इट एज अबोर्ड ऑफ पीस, उन्हें लगा ये जैसे घर है शांति का, इसीलिए शांति निकेतन, निकेतन कहते हैं घर को, शांति, शांति का निकेतन। वे आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, चिल्ड्रन वुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, जहाँ नेचर के साथ रह के बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को कल्टिवेट कर सकें, नया क्रिएटिविटी जगा सकें। इन मेनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। इस तरह से टैगोर और महात्मा गांधी के थोड़े से सिमिलर वेज थी, लेकिन देखा जाए तो महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, वेयरएज टैगोर वॉज अगेंस्ट द स्टाइल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के स्टाइल के अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं हो कि बच्चे को रिस्ट्रिक्शन लगे, प्रिजन जैसा लगे। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं पसंद करते थे, एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और जो वो मशीन और टेक्नोलॉजी को इतना ध्यान देते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते थे। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज द बेस्ट विद एन इंडियन ट्रेडिशन। टैगोर एक कम्बिनेशन चाहते थे मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ जो इंडियन ट्रेडिशन में अच्छाइयाँ हैं उनका एक कम्बिनेशन चाहते थे कि ऐसा पढ़ाई होनी चाहिए। ही एम्फसाइज्ड द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन, उन्होंने जोर दिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाना भी जरूरी है शांति निकेतन पे, अलॉन्ग विद आर्ट म्यूजिक एंड डांस, साथ में आर्ट म्यूजिक डांस भी होना चाहिए, यानी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, साथ के साथ नई चीजें भी, मॉडर्न चीजों को भी सीखना चाहिए। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned. तो इस तरह से कई इंडिविजुअल्स, कई थिंकर्स सोच रहे थे किस तरह के नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। Some wanted changes within the system set up by British, कुछ चाहते थे चेंजेस लाना जो भी ब्रिटिश सिस्टम ने सेटअप किए थे, and felt that system could be extended so as to include wider section of people. और सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर एजुकेशन अपने बच्चों को दिला सकें। Others urged that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national. कुछ ऐसा चाहते थे कि नया कुछ ऐसी एजुकेशन का कल्चर चलाना चाहिए जिसके अंदर अपना कल्चर हो और वो पूरी तरह से राष्ट्रीय हो, अपना इंडियन वैल्यूज का हो। Who was to define what was truly national? अब यहाँ पे ये आ जाता है कि truly national क्या है, इसकी भी डेफिनेशन चाहिए। The debate about this, what is national education, ought to be continued till after independence. और ये national education क्या होनी चाहिए, ये even independence के बाद तक भी ये चलती रही, क्योंकि ये तो आइडियाज हैं, सबके अलग अलग आइडियाज कि कौन किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। So this was the chapter. I think it is now clear to you. Thank you.